तो हमारे साथ मौजूद हैं नौरीन काजी जो कि लीगल एडवाइज़र हैं। हमारे साथ शकील बेग साहब मौजूद हैं, हेड ऑफ़ कंज्यूमर डिपार्टमेंट है, और साथ में हमारे साथ हुसन बानो साहिबा भी मौजूद हैं जो कि एडवोकेट हैं। और बस थोड़ी देर में हमें मुफ्ती इमरान हक कल्याणी साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे और हमारे इस पैनल का हिस्सा होंगे। आप तीनों को मैं शो में खुश आमदीद कहूँगी। और सबसे पहले तो वैसे मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी कि अगर हम देखें तो पाकिस्तान की अदालतों में विरासत की तकसीम के हवाले से और इस पर जो डिस्प्यूट के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पे कितने केसेस रिपोर्ट होते होंगे? देखें, इस हिसाब से लाखों हज़ारों केसेस जैसे आप देखे जाएं तो होते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे अगर देखा जाए तो हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तकरीबन डेली बेसिस पे 10-15 ये केसेस रिपोर्टेड हो। जी सही, ठीक है। तो उसमें वैसे क्या देखते हैं कि यूजुअली जो आ रहा होता है, जो जिस्ट आपको समझ में आ रही थी वो क्या है? वो बहनें ज़्यादा करती हैं, भाइयों के दरमियान डिस्प्यूट होता है, तो क्या होता है उसमें? देखिए, उसमें सिर्फ बहन भाइयों में डिस्प्यूट नहीं होता और भी डिस्प्यूट होते हैं, भाइयों में भी होते हैं। देखिए, ज़्यादातर बहनों को तो सबसे पहले हिस्सा नहीं दिया जाता। कहा जाता है कि माफ़ कर दिया जाए, तो वो भी बचपन से टर्म सुनते आ रहे हैं और अभी तक ये टर्म जिंदा है जी कि हाँ कि माफ़ कर दे ना बहन, माफ़ कर दे। तो भाई बहन कमज़ोर है, हाई बहन माफ़ कर दे। नहीं, भाई कमज़ोर कैसे है? भाई न वही कि अगर भाई बेचारा कुछ कमाता नहीं है तो फिर वो बहन अपना हिस्सा माफ़ कर दे ना, कि माँ बाप को चाहे घर ही हो, जैसे बहन का भी हिस्सा था तो वो माफ़ कर दे और कुछ चीज़ हिस्सा माफ़ कर दे, बिल्कुल बर्डन ना हो। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि जो विरासत का इल्म है उसको सीखो और दूसरों को भी सिखाओ, ताकि उनको इल्म हो कि ये क्या है। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है कि आपने हिस्सा देना है तो आपने देना है। अच्छा, क्योंकि दीनी पहलू भी ऑफ कोर्स में बहुत मैटर करता है। हमारे साथ मुफ्ती इमरान हक कल्याणी साहब भी मौजूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत अरसे के बाद जी डॉक्टर साहब आज हमारे शो में हमारी जीने देख पाते हुए जी। अच्छा, आप मुझे बताएं वैसे जो यूजुअली जो ज़्यादातर केसेस होते हैं उनकी नौयत क्या होती है? जो विरासत के जो केसेस होते हैं बेसिकली यही होता है कि वालिदैन जब तक हयात हैं तो चीज़ें चल रही होती हैं। माँ बाप का काम भी है कि सबको बैलेंस में लेके जाना। ज़्यादा डिस्प्यूट जो स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है कि पेरेंट्स में से अगर किसी की डेथ हो गई, स्पेशली फादर की, तो फिर डिस्ट्रीब्यूट आता है सिबलिंग्स के बीच में कि भाई नहीं ये हिस्सा मेरा है या ये हिस्सा मेरा है। या अमूमन ये होता है कि नहीं, माँ जब तक हयात है इस जगह को रहने देते हैं, हम इस जगह को सेल आउट नहीं करते, माँ के बाद जो है हम इस चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये तो हर इंसान की अपनी तरबियत और इखलाक है। अदरवाइज़ एज़ पर शरिया और एज़ पर ला जो जिसका इंतकाल हुआ है उसका जो भी हिस्सा है वो उनके लीगल हेयर्स में डिस्प्यूट किया जाता है। एज़ पर शरिया सूरह निसा में भी ये चीज़ लिखी हुई है, बाकायदा मेंशन है कि जो भी हिस्सा है वो इस पर शरिया डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। नहीं किया जाता तो फिर बाद में यही कोर्ट के कचहरियों के चक्कर आ जाते हैं। फिर मरने वाले के ऊपर भी अजाब है कि आप अपने ज़िंदगी में नहीं किया या उस चीज़ को डिले किया, क्योंकि इस चीज़ को डिले करना भी अच्छा नहीं है। डॉक्टर साहब, कितने शरीयत में अगर देखा जाए तो कितने सख्त अहकामात हैं इस हवाले से, विरासत में की तकसीम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। इल्म शरीयत में ना इसको इल्मुल फ़राइज़ कहा गया है, मीरास के इल्म को, कि फ़राइज़ का इल्म है। और उलमा कराम ने, फ़ुक़हा ने कुरान हदीस की रोशनी में बयान फरमाया कि मरने वाले की मिल्कियत में अगर एक सुई भी है ना तो भी शरिया के कानून के मुताबिक ही होगा कि मीरास में अब डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, तकसीम होगी, सुई तक भी अगर है तो उसमें सख्ती इस लिहाज से बहुत है कि इल्मुल फ़राइज़ जब कहा गया कि नहीं, मरने के बाद सबसे पहला फरीज़ा यही है कि उसकी जो भी चीज़ें हैं, पैसा, कैश, कपड़े वगैरह, जूते चप्पल, इवन घड़ी वड़ी, सब जो चीज़ें हैं, मर्द और औरत सब वो चीज़ें उनकी तकसीम बराबर की जाएंगी। अब बराबर से मतलब ये कि जो शरीयत ने हिस्सा रखा कि जी जैसे मर्द के अगर 50,000 है तो उसकी बहन के 25,000 रुपये होंगे, वो एक अलग डिस्कशन है क्यों क्या हो जाए। अच्छा, इसकी जो मुख्तलिफ सूरतें होती हैं ये कि अब जाहिर सी बात है कि इंतकाल के फ़ौरन बाद तो ये सारी चीज़ें, ख़ासतौर पर घर का जो मामला आता है ना वो बड़ा सीरियस मैटर होता है कि अगर फ़ौरन घर को तकसीम कर दिया जाए तो फिर बेवा कहाँ जाए, भाई भाभी, अब जॉइंट फैमिली हमारे ज़्यादातर होती हैं, वो कहाँ जाएँ। तो उसका एक आसान तरीका ये होता है कि एक तो अगर सारे उनके अंडरस्टैंडिंग है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो सब, जैसे अभी मैडम ने कहा कि भाई वालिदा के नाम कर दिया जाता है, तो ज़बानी तौर पे भी अगर सारे वरसा
जो औलाद है, वो मिलके कहते हैं कि जी जो हमारे अब्बा की प्रॉपर्टी हमें मिली है मीरास में, या जो भी चीज़ें हैं वो हम अपनी खुशी और अख्तियार से अपनी वालिदा की मिल्कियत में दे देते हैं। चाहे उसकी पेपर वर्क ना भी हुआ हो तो वो चला जाता है, वो उनकी मिल्कियत में ज़बानी चला जाता है। एहतियात ये है कि उसके ऊपर एक जो ना वो डॉक्यूमेंटेशन भी कर लें कि भाई कोई स्टाम्प पेपर वगैरह भी लिख लें। और आजकल तो मैं अक्सर कहता हूँ अच्छा इमरान जी मुझे बताएं, फिर अगर चाहे बाप की विरासत हो या माँ की विरासत हो, तो उसमें जो तकसीम का तरीक़ाकार है वो सेम है कि बेटे का जो है वो 2 हिस्से हैं, बेटी का 1 हिस्सा है, वो ऐसे सिमिलर होगा जी। हाँ अच्छा, तो लेकिन जो अभी आपने बात की, इन्होंने कहा कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें वो तय कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम किसी को अगर ये बात करें कि जी आप अपनी ज़रा वसीयत तैयार करें, तो कहते हैं कि भाई ये कैसे मेरे मरने की बात कर रहे हैं, तो कितना ज़रूरी है वसीयत का होना? तो इसकी मैं वजाहत कर दूँ। देखिए मीरास जो ना होती है वही जो मरने के बाद होती है ना, तो वसीयत एक अलग चीज़ है। वसीयत का वरसा से ताल्लुक नहीं है। ठीक है। वसीयत ये है कि किसी का कर्जा लिया हुआ, किसी का लेन देन है, या कोई वरसा के अलावा किसी और को डोनेशन देना चाहता है, अच्छा ठीक है, किसी रिश्तेदार को कोई नवाजना चाहता है, तो 1/3 के अंदर उसको ये इख्तियार दिया गया कि उनके लिए वसीयत लिख दे। ठीक है। तो अगर कोई कर्जा वगैरह पहले, सबसे पहले उसका कर्जा वगैरह चुकाया जाएगा, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ये मिरास जो ना खुद जिंदगी में तकसीम करने का हुक्म नहीं है। जिंदगी में हुक्म करना बिल्कुल एक अलग चीज़ हो जाती है, वो गिफ्ट और हिबा हो जाता है। आप हज़ार जानते हो गिफ्ट काउंट होता है कि जिंदा इंसान जब मर जाता है वो मिरास बनती है। तो उसका आसान सोल्यूशन जो मैं बताना चाहता हूँ कंप्लीट ये है कि भाई माँ की मिल्कियत कर दिया, उसके ऊपर जो ना वो पेपर वर्क कर लिया, और उसकी एक ये भी होता है उसकी एक वो वीडियो भी बना लें। आजकल के ज़माने में वीडियो लाजमी होनी चाहिए कि सबने इसमें बाख्तियार हो गया ये एग्रीमेंट किया है। फिर उसकी मजीद कार्रवाई हो सकती है कि उसमें कोर्ट से एक वो हमारे बदन केडी वगैरह का प्रोसेस होता है, फाइल जाती है, एक हेयरशिप बन जाती है जिसमें जितने भी लीगल उनके जो वारिस होते हैं उन सबको मेंशन कर दिया जाता है। तो ये समझे कानूनी तौर पे अब उनकी वो मीरास एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, क्योंकि अब जब भी वो बेचेंगे तो यकीनी तौर पे सबके हिस्से में बहनें हैं, भाई हैं, जो भी हैं जो हकदार हैं, उन सबके हिस्से में खुद ब खुद शामिल हो जाएंगे। जब तक कि वो हेयरशिप नहीं बनती ना, वो मामला फिर लटका और अटका रह जाता है कि अगर वालिदा का नाम कर दिया, वालिद की डेथ के बाद फिर वालिद का डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ, 4-5 साल उसमें गुजर गए और फिर उस वालिदा का इंतकाल हो गया, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसलिए ये एक हेयरशिप फ़ौरन बनवा लें, फिर उसको आज से अपनी सहूलत देखते स्लो जैसा मुनासिब हो, घर बेच के कुछ दूसरा लेना है, डिवाइड करना है, जो करना है वो उसके बाद फिर फैसला कर लें वो। सही। अच्छा आपने वैसे कितने डिस्प्यूट देखे हैं? अच्छा मैं अभी आपने सवाल मैडम से किया था कि तो वो कहते शायद मेरे ख्याल है वो रुक गई कि भाई क्यों गरीब। तो रिसेंटली हम एक डिसीजन में बैठे हुए थे और वो कोर्ट में ही केस आया हुआ था, तो वहाँ पर बात ये हो रही थी कि जो भाई थे, और एक ही भाई था और 3 बहनें थी, तो इशू ये बन रहा था कि वो बहनों को हम देख रहे थे कि वो एक ही बात कर रहे थे कि तुम्हें पता तुम्हारे भाई के हालात क्या है, इंतहाई मखदूस हालात हैं, और इन हालात में अगर तुम ये भी ले लोगी तो सोचो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस भाई की प्रॉपर्टी थी? क्वेश्चन मार्क है ना। वो तो उसके बाप की प्रॉपर्टी थी, वो तो विरासत में उसके हाथ में अभी लगी है, और लगने के साथ ही उसने सबसे पहला काम ये किया कि उसने अपनी बहनों को दूर कर दिया उसे। तो ये वहाँ पर अदालत में भी हम बैठे हुए थे, फिर हम उसे कैंटीन में लेकर आए, हमने उसको बहुत जिसको कहें कि समझाने की बड़ी कोशिश की, और फिर जैसे मुफ्ती साहब भी फरमा रहे थे इसी तरीके से वहाँ बैठ के समझाने की कोशिश की तमाम लोगों ने कि देखो ये कोई बात नहीं है कि आपके हालात ख़राब हैं, वो बहन है जो उसका हिस्सा बनता है आप उसको दीजिए। कितना एक पेट जुमला, ये हम यही सुना है अपने खानदान में, कभी ऐसा हुआ तो यही सुना है कि भाई के हालात देखो। अच्छा नहीं, हालात उल्टा ना हल्के से वो गिल्ट में डाल दिया जाता है कि तुम अब भाई से हिस्सा मांगोगे। और इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है इसमें, हिस्से में तो बल्कि इतनी सारी स्टोरियां हमने सुनी है कि शादी ना करना, फिर उसके बाद कुरान के साथ रिश्ते जोड़ देना कि भाई तुम्हारी शादी, और ये आज भी हो रहा है। अफसोस की बात है कि हम 21वीं सदी की बात करते हैं और माशरा इतना मॉडर्न हो चुका है, लेकिन अफसोस के साथ ये कहा जाता है, देखिए अगर हम मैं गलत कहूँ तो मुफ्ती साहब, बल्कि मैं अल्लामा साहब को भी एक सुन रहा था कि नमाज का ना एक जिक्र है थोड़ा सा, लेकिन जहाँ अगर हम हिस्से की बात करते हैं, विरासत की बात करते हैं, तो पूरी सूरा का नज़ूल है कि इस तरीके से आपने हिस्से देने हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह ताला इंसान को कितनी ज़्यादा एजुकेट कर रहे हैं कि तुमने ये, क्योंकि ये विरासत ने कहीं ना कहीं जाकर दुनिया में एक भौचाल खड़ा करना होता है, और हो रहा है खानदानों में जितनी भी आजकल फितने का बाइस है। बिल्कुल जर जमीन ये है। लेकिन अब जो हिस्सा है, मुझे अफसोस ये होता है, अच्छा फिर एक और चीज़ की जाती है, अगर कहीं हिस्सा नहीं होता वो भी एक मसला है। फिर अगर कोई बाप अपनी ज़िंदगी में दे देता है, आप बिलीव करें उस बाप को मैंने ओल्ड एज होम में पलते हुए फिर देखा है, उसकी ज़िंदगी वहाँ गुजर रही होती, पता चलता है। अभी रिसेंटली आप यकीन करें कि वो एक जगह हम विजिट की तो हमें हैरानी हुई, जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो पता चला कि उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, एक बेटा अमेरिका में, एक बेटा यहाँ पुलिस ऑफिसर है,
पाकिस्तान में अच्छा। और उसके बावजूद वो ओल्ड एज होम में पल रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो चीजें सारी जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। तो यहाँ ये भी तो एक मसला है, मर जाए आज के दौर में तो ये पहले से चीजें देना बेवकूफ़ी है। बिल्कुल नहीं देना चाहिए, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और अगर इंतकाल हो गया है तो अब बात ये है कि वरासत को फिर उस तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए जो शरअ कहती है, जो कुरान कहता है, उसके बगैर नहीं होना चाहिए। अब पता चले कि मरने वाले ने तो सारी चीजें बड़ी अच्छी की कि भाई मैंने वरासत है, मेरी बेटी है, ये वो। अब वो जिंदगी में अगर देखे जाता है तो जैसे अभी इन्होंने फरमाया ऐसा ही है कि वो वसीयत होती है, उस वसीयत को वरासत में नहीं कन्वर्ट कर सकते आप उसको। अच्छा, मुझे उसे बताएं कि क्या भाई की जायदाद में बहनों का कोई हिस्सा होता है? भाई की जायदाद में बहनों का हिस्सा होता है, मगर मैं इसका जवाब देती हूँ। पहले इनकी बात को मैं ज़रा सा कंटिन्यू करूँ कि जैसा कि इन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी अगर वालिदैन ने अपनी ज़िंदगी में दे दी तो फिर बकाया ज़िंदगी उनकी ऐसे गुजरती है। हकीकत है अमूमन ऐसा ही होता है, जब प्रॉपर्टी पूरी अपनी औलाद को दे दी या तो बच्चे घर से निकाल देते हैं या माँ बाप इसी खौफ में होते हैं कि आज नहीं तो कल हमें निकाल दिया जाएगा। तो इसका एक और सलूशन भी है कानून के हिसाब से कि आप कंडीशनल गिफ्ट डीड बनाएं। अच्छा, कंडीशनल गिफ्ट डीड ये है कि आप उसमें उसको क्लियर करेंगे कि भाई जब तक मैं जिंदा हूँ इस जगह पे कोई क्लेम नहीं कर सकता, मेरे रहने का राइट है, मेरी कंडीशन यही है। मतलब कंडीशन फिर आपकी जो भी होती है वो उसमें लागू होती है, उसके बगैर तो वो उसको कुछ चैलेंज कर ही नहीं सकता। उनके मरने के बाद ऑब्वियसली वो गिफ्ट डीड जो है उनमें ही डिस्ट्रीब्यूट क्योंकि हो मतलब लोगों जाती को है। भी देखते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी कोई बड़ी जायदाद है तो कहते हैं कि हम जो हमारा बड़ा घर है हम इसको बेच के अपने बच्चों को हिस्सा जो है वो दे दे, ताकि ये ना कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों में किसी किस्म का डिस्प्यूट हो, या अच्छे मेरे पढ़े लिखों को लोगों को भी इस खौफ में अपने अपने घर बेचते हुए देखें कि भाई बाद में प्रॉब्लम ना हमारे बच्चों को। अच्छा, और वो जो बहनों की बात, बहनों का ये है कि इन केस अगर आपका कोई भाई है, भाई का इंतकाल हो जाता है तो भाई की विरासत में बहन का भी हिस्सा बनता है, मगर पहले देखा जाता है कि भाई की अपनी फैमिली है, मींस के उसकी वाइफ, उसके बच्चे, देन जो है भाई और बहन उसके रेजिडरी में चले जाते हैं कि मींस उनका पहले हिस्सा बनता है, उसके बाद बहनों का आएगा। ऐसे तो निकलने को रेजिडरी में काफ़ी शेयर्स निकल जाते हैं, फिर तो पुफियाँ भी बीच में आ जाती हैं कि भाई मेरा भी है, खालाएं भी आ जाती हमने हैं। क्लियर करें ना, हमें भी पता हो कैसी, मतलब जो लोग हमें देख रहे हैं उनको पता चाहिए। हुसैन माना साहब मुझे बताएं कि अगर इन केस जैसे ना कि आप बना दें कि हाँ मेरी ज़िंदगी में आप ये जो मेरी जो जायदाद है, जो मेरा घर है, ये मेरी ही मिल्कियत में रहेगा, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में आपको बच्चों की कुछ ऐसी चीज़ें देखकर आप चाहें कि आप उसको रिवर्स कर सकें, तो ये आप उसको रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। आप जब तक जिंदा है वालिद जब तक जिंदा है अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद के साथ कुछ भी कर सकता है, उसको रिवर्स भी कर सकता है, क्योंकि उसकी विल होती है। तो ज़िंदगी में विल की कोई हैसियत नहीं है। मेन चीज़ ये है कि जायदाद तब आगे जाएगी जब डेथ हो जाती है। पहला जो शर्त है वो डेथ है। वालिदैन अपनी जायदाद में से अपने बच्चों को आग कर सकते हैं? नहीं, कर इस्लाम में आग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हाँ। और हमारे कानून में भी नहीं है। आग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, आप हिबा कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं। गिफ्ट भी मरने के बाद 6 साल में मतलब चैलेंजेबल है, 6 साल तक, उसके बाद नहीं। लेकिन आप हिबा कर सकते हैं। जैसे